हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार पुनः आपका JMD ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर पहले लेक्चर को कंप्लीट कर दीजिए, तो पहले चैप्टर के इसका मतलब पहले चैप्टर को जो है अपन दो भागों में बांट लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत आवेश के बारे में, और दूसरा बांट लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में सीधा कंप्लीट वन शॉट पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। तो अभी जो वैद्युत आवेश में जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में अपन ने जो है कूलाम का नियम पढ़ा था, और कूलाम के नियम में अपन ने देखा था कि मिला था अपन को वैद्युत बल का एक फॉर्मूला मिला था। वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये वाला अपन लोगों को बेटा फॉर्मूला मिला था। अब इसमें जो आया था ε0, इसकी चर्चा कर रहे थे अपन लोग कि ε0 क्या है। तो आइए इसी के बारे में समझते हैं कि ε0 होता क्या है। इसको हम पढ़ते हैं ε0, या इसी को बोलते हैं ε0। इसी को हम ε0 पढ़ते हैं, या इसी को हम पढ़ते हैं ε0। ठीक है प्यारे बच्चों, या तो इसको ε0 कह लो चाहे ε0 कह लो। ये होता क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये मार्क नहीं चल रहा, इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का अर्थ है हमारे आवेश का एक गुण ही समझिए आप, आवेश का गुण समझिए इसको। निर्वात में आवेश किस तरीके से काम करेगा, यानी आवेश के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर बनेगा उस पर जो इफेक्ट डालेगा वही निर्वात का गुण, हम इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता एग्जाम में बेटा इसका मात्रक और विमा पूछने के लिए आता है। इसका मात्रक एवं इसका विमा बहुत ज्यादा पूछने के लिए आता है। तो आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं कि इसकी मात्रक क्या होगा, इसका विमा क्या होगा। आइए इसको समझते हैं। मैं इसको मिटाता हूं, जिसको जो जानकारी लिखना तो लिख सकता है। तो आइए विचार करते हैं कि ε0 का मात्रक क्या होगा और इसका विमा क्या होगा। दोनों बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका मात्रक निकालने के लिए हमें जो है ऐसा सूत्र खोजना पड़ेगा जिसमें ε0 आता है, और आप सभी जानते हैं कि वो फॉर्मूला है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। एक काम करिए, इस ε0 को भेज दीजिए F के स्थान पर, F इसके स्थान पर आ जाएगा। तो ε0 बराबर बन जाएगा 1/4πF और Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए इसका हम मात्रक बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा इसका मात्रक, देखिए पहले हम लिखेंगे अंश का मात्रक। अंश में एक है, एक को छोड़ो। आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्यारे बच्चों, कूलाम गुणे Q2 भी आवेश है, इसका भी मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, बटे, अब बटे लगा दीजिए। 4 पर एक संख्या है, संख्या का मात्रक नहीं होता, और बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, न्यूटन। और R मतलब दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, लेकिन मीटर पे क्या लगा, स्क्वायर। तब जाके मात्रक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
कूलाम का कूलाम में गुणा करेंगे, कूलाम स्क्वायर बटे माने प्रति, प्रति लगा दो चाहे बटे लगा दो, बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका एक मात्रक और होता है प्यारे बच्चों, होता है फैराड प्रति मीटर। ये फैराड प्रति मीटर चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। तो धारिता से मात्रक निकल के आएगा फैराड प्रति मीटर। मैं उस टॉपिक में आपको समझा दूंगा कि कैसे इसका मात्रक फैराड प्रति मीटर आता है। तो अभी हाल फिलहाल में समझ लीजिए कि एप्सिलॉन नॉट के दो मात्रक होंगे हमारे पास, एक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और दूसरा होगा फैराड प्रति मीटर। आइए इसकी विमा समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी? इसकी विमा हम इसके मात्रक से ही बना सकते हैं, इस वाले मात्रक से। देखिए कूलाम स्क्वायर है, तो कूलाम की विमा होती है प्यारे बच्चों 80। अब इस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, बटे न्यूटन मतलब बल, और बल की विमा होती है प्यारे बच्चों ml t-2 इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर की होती है L तो L स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए तो बनेगा a स्क्वायर t स्क्वायर, L पे घाते हैं 2 और 1 3 हो जाएंगी, तो m L की पावर में 3 t की घाते में -2। अब सभी विमाओं को ऊपर ले जाइए, m की पावर 1 है क्योंकि विमा को हर में नहीं लिखा जाता, इसलिए m जाएगा ऊपर तो बन जाएगा m-1, L जाएगा ऊपर तो L की पावर -3 और t जाएगा माइनस ऊपर तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 ऊपर पहले से ही तो t की पावर 4 और a स्क्वायर। जे इसकी विमा बन गई। आप चाहो तो इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हो, सॉरी विमीय मात्रक। m मतलब मास, मास का द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम -1 और L मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर की घात में -3 और टाइम होता है सेकंड, सेकंड की पावर 4, ये मतलब एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर। तो जे इसका विमीय मात्रक बन गया। और खास बात कि एप्सिलॉन नॉट का मान प्रयोगों द्वारा 8.85 10 की घात में -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 की घात में -12, कहीं कहीं पर 8.86 भी लिखा होता है तो वो भी सही है, 10 की घात में -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इस बात का भी ध्यान देना कि एप्सिलॉन नॉट एक अदिश राशि है। कैसी राशि है प्यारे बच्चों? अदिश राशि है। ठीक है, तो आई थिंक एप्सिलॉन नॉट के बारे में इतनी जानकारी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी आगे कहानी और पढ़ते हैं फिर। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको मिटाता हूं, इसलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसके आगे अगला टॉपिक है आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है? कूलाम के नियम का सदिश रूप। आइए देखते हैं इसको। कूलाम के नियम का सदिश रूप, और इसी प्यारे बच्चों इसी टॉपिक में समझ में आ गया था, क्या समझ में आ गया था कि कूलाम ने जो है न्यूटन के नियम की नकल की है। कौन से नियम की? तृतीय नियम की। इसी को अपन कहते हैं कि सिद्ध कीजिए, कि आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम
न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। एक ही बात है, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु मान लीजिए ए है या मान लीजिए वन मान लो, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। ये पहली वस्तु जो है दूसरी वस्तु पे बल लगा रही है। मान लीजिए ये पहली वस्तु लगा रही है दूसरी पे बल, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर, मान लीजिए पहली वस्तु ने ये बल लगाया इसकी इस तरफ, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत डायरेक्शन में, मतलब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। एक को आप प्लस मान लें तो एक को नेगेटिव माने। ये होता है न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर आपने ये बात सिद्ध कर दी, यही बात न्यूटन का तृतीय नियम सिद्ध कर देती है कि हाँ आपने न्यूटन का तृतीय नियम सिद्ध कर दिया है। ठीक है, आइए कूलाम के नियम का सदस्वरूप समझते हैं। सबसे पहले तो कूलाम के नियम का सदस्वरूप ज्ञात क्यों करते हैं, पहले इसको समझिए। आपको पता है कि कूलाम के नियम में बल का जो फॉर्मूला है ये है, बल का फॉर्मूला ये है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बराबर के पहले जो पार्ट है वो है LHS, और LHS में है बल, और बल कैसी राशि है प्यारे बच्चों, सदिश राशि है। तो इस पे तो हम वेक्टर लगा सकते हैं, लेकिन बराबर के इस तरफ देखिए, देखिए 1/4π संख्या है, इसको छोड़िए। ε0 मैं अभी आपको पिछली हेडिंग में बता चुका हूं कि एक अदिश राशि है। Q1 Q2 आवेश अदिश राशि है, R मतलब दूरी भी अदिश राशि है। यहाँ पर सब कुछ अदिश राशि है, मतलब एक तरफ सदिश है और दूसरी तरफ अदिश है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस वजह से कूलाम के नियम का सदस्वरूप ज्ञात किया गया कि भैया दोनों तरफ सदिश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ सदिश हो दूसरी तरफ सदिश हो ही ना। तो इस बैलेंस को पूरा करने के लिए कूलाम के नियम का सदस्वरूप ज्ञात किया गया। आइए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कूलाम के नियम का सदस्वरूप क्यों ज्ञात करते हैं। आइए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट है जे एक्स अक्ष है, जे वाई अक्ष है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 ये है, और यहाँ पे एक आवेश मान लेते हैं Q2, ये आवेश, और इस कोऑर्डिनेट के मूल बिंदु से इसकी दूरी मान लेते हैं, इसकी दूरी है R1 वेक्टर, और इसकी दूरी जो है प्यारे बच्चों वो है R2 वेक्टर है, और इन दोनों के बीच जो Q1 Q2 के बीच की दूरी है वो है R। कितनी है प्यारे बच्चों? R है। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि आवेश Q1 भी धनात्मक हमने ले लिया है, Q2 भी धनात्मक ले लिया है, और दो धन आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो होगा क्या, इस पहले आवेश पर Q2 बल लगाएगा और Q2 पर कौन बल लगाएगा बेटा? Q1 लगाएगा। तो आइए हम पहले Q1 पर निकाल लेते हैं। तो आप बताइए Q1 पर कौन बल लगा रहा है? तो आप क्या लिखेंगे कि आवेश Q1 पर कौन लगा रहा है प्यारे बच्चों? Q2 आवेश लगा रहा है। Q2 आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल। तो Q1 पर किसके कारण बल लग रहा है बेटा? Q2 के कारण लग रहा है। तो ध्यान से देखना, बल देखो Q1 मतलब 1 पर लग रहा है किसके कारण? 2 के कारण।
1 पर लग रहा 2 के कारण, मतलब अब इस Q1 पे लग रहा Q2 के कारण। बोलिए बल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन वही बात फिर से फंस गई। क्या फंस गई कि भैया यहाँ पर जो कुछ भी मटेरियल है वो सबका सब आदेश है, एप्सिलॉन नॉट आदेश, Q1 Q2 आदेश, आर आदेश। फिर वेक्टर लगाएं तो लगाएं कहाँ पर, इस तरफ तो वेक्टर लगा दिए, लेकिन यहाँ कहाँ लगाओगे, वेक्टर नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सभी के सभी आदेश हैं। इसका मतलब इसमें दिशा नहीं पता अपन लोगों को। लेकिन जरा चित्र को ध्यान से देखो कि Q1 पर Q2 बल लगा रहा, मान लीजिए Q2 इस पे बल लगाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, और Q1 Q2 पर लगाएगा तो ये Q2 इस तरफ जाएगा। कुल मिला के ये जो आपका Q1 है बेटा वो R की सीध में इस तरफ जाएगा, और Q2 जो है इस तरफ R की सीध में जाएगा। जाएगा तो R की सीध में ही जाएगा। इसलिए बेटा यहाँ दिशा अपन को नहीं मिल रही, तो दिशा हम मानेंगे R की, और दिशा ज्ञात करने के लिए एकांक वेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है R को ही एकांक वेक्टर मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि जो बल लगेगा वो R की दिशा में ही लगेगा। अब यहाँ पर जो 1 2 है तो मैं यहाँ पे 1 2 मान लेता हूँ, चाहे 1 से 2 की दूरी लो, चाहे 2 से 1 की दूरी लो, बराबर रहेगी। आप R भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 2 लिखा तो मैंने यहाँ पे 1 2 मान लिया, ठीक। अब बेटा देखो इसका सूत्र कक्षा 11 में है, देखिए एन कैप का फॉर्मूला होता है एन वेक्टर बटे में मॉड एन, चाहे एन लिख लो। ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बटे में ए। इसी प्रकार R12 वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, R12 का कैप क्या बनेगा कि R12 वेक्टर बटे में R12, यहां पे रख दीजिए आप लोग। चलिए तो देखिए F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पे हम रख देंगे R12 बटे में R12। अच्छा 1 से 2 की दूरी R ही है, तो इसको 1 2 ना मान के R मान लो। बात वही है, चाहे 1 से 2 की दूरी देखो, चाहे 2 से 1 की दूरी देखो। अब देखिए इस R का इसमें गुणा कर दीजिए, तो F12 बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की पावर में 3 हो जाएगा ये, और ये R12 का वेक्टर। अगर एग्जाम में केवल कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछने के लिए आए तो आप सिर्फ इतना ही कर देना और आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा जितने नंबर का होगा। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम के नियम न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो इसके आगे आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे, अभी आपने अब इस Q1 पर Q2 के कारण बल निकाला, अब आप निकालोगे Q2 पर Q1 के कारण, तो यही लिखोगे आप। इसी प्रकार कि आवेश Q2 पर किसके कारण, Q1 आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल। देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर होना है, इसलिए देखो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं F2 पर किसके कारण, बल के कारण लगने वाला बल, और यही उत्तर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R की पावर में 3, यहाँ 1 2 तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 1 2 1, यहाँ 1 2 1 2, ठीक है। देखिए इस 2 1 को ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, R21 को R12 लिख सकते हैं,
लेकिन यहाँ आपको नेगेटिव चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो R21 को आप 12 लिख सकते हो, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसलिए जल्दी में इसको समझ लेते हैं। अगर आपको लगता है कि सर इसको डिटेल में बता दीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो R12 को R चाहे 12 को चाहे 21 को, 21 को आप 12 लिख सकते हो लेकिन नेगेटिव का चिन्ह, यानी कुल मिला के इस 21 को मैं 12 लिखूंगा लेकिन मुझे आगे किसका चिन्ह लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। F21 बराबर मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूं यहाँ पर 1/4 Q1 Q2 बटे में R की पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ 21 की जगह 12 हो गया, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ गया। अब इस चीज को देखो ध्यान से, देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम लिखी है। देखिए आप इसको देखिए, ये दोनों सेम है, मतलब इसको उठा के मैं लिख सकता हूँ F12, तो मैं इसकी जगह पे 12 मैं लिख दूंगा कि समीकरण 1 का मान रखने पर, रखिए इसमें, तो ये बन जाएगा F21 इक्वल टू, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और इसकी जगह पे, मतलब इसकी जगह पे क्या जाएगा, 12, F12 बन जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज और ये चीज सेम लिखी है कि नहीं है, मतलब पहली वस्तु पर दूसरे के कारण, दूसरी वस्तु पर पहले के कारण, यही बात यहाँ लिखिए, दूसरी वस्तु पर पहले के कारण, पहली वस्तु पर दूसरे के कारण, तो अपन लिख देंगे यही न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिए इसको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, स्क्रीनशॉट लिए, तो मैं फोन को चेक करता हूँ बेटा, फोन हीट तो नहीं पकड़ गया, ठीक है अभी तो चल रहा है, ठीक ठीक ठीक। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसे जो चीज़ समझ में नहीं आई है तो बेटा रिपीट करके इसको देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत कायदे में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आइए मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों समझो, इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, बलों का अध्यारोपण। यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये क्या है इसको समझिए। देखिए अध्यारोपण का अर्थ ये होता है किसी एक वस्तु पर या किसी एक बिंदु पर कई सारे बलों का इकट्ठा लगना, मतलब एक ही पॉइंट पर कई सारे बलों का लगना। मतलब जैसे मान लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गुंडों में फंस गया बेचारा, और 3 गुंडे उसको घेर के बैठे हैं, एक हॉकी लिए, डंडा लिए, एक बल्ला लिए, और तीनों जो है उसको पीटना शुरू करते हैं। उस व्यक्ति को बेचारे को जब बल्ले वाला हिट करेगा तो उसको चोट लगेगी, इसके बाद जब हॉकी वाला चोट करेगा तो उसको चोट लगेगी, तीसरा जो भी है डंडा लेके तो वो ही मारेगा तो भी चोट लगेगी। कुल मिला के तीनों का दर्द उसको फील होगा। उसी प्रकार से अगर किसी बिंदु के या बिंदु आवेश के चारों तरफ कई सारे आवेश रखे हों, जितने आवेश बल लगाएंगे तो उस बिंदु पर सभी बलों का आभास होगा,
या ऐसा कह लो कि जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, मान लीजिए कि आवेश Q है, इसके आप आसपास तीन बल मतलब तीन आवेश रखते हैं। मान लो ये है Q1 और ये मान लेते हैं Q2 है, चलो, और ये मान लेते हैं Q3। इस आवेश के पास में देखिए Q1, Q2, Q3 तीन आवेश रखे हैं। अच्छा, ये भी धन का ये भी धन का, तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। Q1 इस पे बल लगाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। Q3 इस पे बल लगाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। चलो मान लो मैं इसको इतना मिटा देता हूँ, इसको इतना मिटा देता हूँ, ठीक है। अब Q2 इस पे बल लगाएगा तो ये कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऊपर की ओर जाएगा। मान लीजिए Q1 के कारण बल लग रहा है F1, Q2 के कारण बल लग रहा है F2 और Q3 के कारण लग रहा है F3। अगर मैं Q से पूछूं बताओ तुम पर कितना बल लग रहा, तो वो कहेगा भैया सब लोगों ने मिलके मारा मुझे, F1 ने भी मारा, F2 भी ने भी मारा और F3 ने। मतलब इस Q पर लगने वाला जो नेट बल है वो सभी बलों के मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। प्यारे बच्चों किसके बराबर, सदिश योग, अदिश नहीं सदिश। अगर और भी है तो और भी। ये कहता है बलों का अध्यारोपण कि किसी बिंदु पर लगने वाला नेट फोर्स, किसी बिंदु पर लगने वाला कुल बल या नेट फोर्स उस बिंदु पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लो बहुत सारे बल हैं कोई बात नहीं, मान लो अगर दो ही बल मान लो, यदि यदि बिंदु पर बल F1 व F2 कार्य कर रहे हो, सिर्फ मान लीजिए बिंदु पर जो है दो ही बल काम कर रहे हो, तो दो बलों के लिए कुछ कंडीशन बनानी पड़ेंगी अपन को। देखिए मान लीजिए इसमें कुछ कंडीशन मान लेते हैं, मान लीजिए दोनों एक ही सीध में, या मान लो ऐसा मान लेते हैं यदि F1 व F2 थीटा कोण पर हो, किस पर हो, थीटा कोण पर हो। मान लेते हैं कि एक F1 यहाँ है और एक F2 यहाँ, और दोनों कितने एंगल पर हो, थीटा पर हो। तो अब यहाँ पे बेटा फर्स्ट ईयर का आप लोगों ने पढ़ा होगा सूत्र, तो हम यहाँ पे लगाते हैं F स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। तब इसके द्वारा हम परिणामी F निकाल लेते हैं, या फिर आप इस स्क्वायर को इस तरफ लाओगे तो अंडर रूट बन जाएगा। अगर F1 F2 अगर दो ही बल काम कर रहे हैं, उनके बीच कुछ कोण है, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेकंड केस, यदि F1 व F2 90 अंश पर कार्यरत हूं, मान लीजिए कि F1 ये है और F2 ये है, दोनों कितने एंगल पे हो बेटा जी, 90 अंश पे हो। अगर वो 90 अंश पे हो तो इस सूत्र में थीटा का मान 90 रखेंगे तो ये cos 90 बनेगा, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0, ये वाला टर्म 0 होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तब वहां पे आप लगा देंगे F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, तब इस वाले फॉर्मूले के द्वारा आप निकाल लेंगे। थर्ड केस, यदि F1 व F2 समान दिशा में हो, मतलब F1 ये है और F2 भी इसी डायरेक्शन में है, चाहे वो ऐसे रहे
और चाहे वो ऐसे रहे। ठीक है, देखिए, चाहे पहले केस में रहे दोनों एक सीधे में हो चाहे समांतर हो, अगर वो एक ही दिशा में कार्यरत हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इनको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इनको जोड़ देना है। अगर वो एक ही दिशा में तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे जो बलों का अध्यारोपण से जो नेट फोर्स निकलेगा वो निकल आएगा। चौथा केस देखिए, यदि F1 व F2 एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, अगर दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है तो प्यारे बच्चों तो आप इन दोनों को घटा दीजिए, जो भी बड़ा हो F1 में से F2 घटा दो, जो भी बड़ा हो उसमें से घटा दो, चाहे 1 में से 2 घटा दो चाहे 2 में से 1 घटा दो, तो उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी बलों के अध्यारोपण की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं, बस कुछ नहीं बचा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो निपट गया हो। चलिए अभी तो जिंदा है। ठीक है, देखिए अब अगला टॉपिक जो आपका है वो है वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करना है आपको, कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम दो कॉलम बना लेते हैं और समझते हैं। एक तरफ वैद्युत बल, एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए देखिए, तो वैद्युत बल में आपको पता होना चाहिए बेटा कि वैद्युत बल जो है वो है आवेशों के परिमाणों के, किसके, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात, इसमें बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसमें भी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तीसरी बात, वैद्युत बल जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होते हैं। ये आकर्षण भी होते हैं प्रतिकर्षण भी होते हैं। इसमें देखिए ये सदैव आकर्षण होते हैं, सदैव बच्चों कैसे होते हैं, आकर्षण, क्योंकि संधि विच्छेद कर लो, गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्व धन आकर्षण, तो हमेशा ही आकर्षण होता है बेटा। ठीक है, चौथी बात, ये माध्यम पर निर्भर करते हैं, माध्यम पर निर्भर होते हैं। चौथी बात, इसमें देखिए माध्यम पर निर्भर नहीं होते हैं। देखिए ये प्रबल बल होते हैं प्यारे बच्चों, ये कैसे होते हैं, प्रबल यानी कि ताकतवर या मजबूत कह लो, ये प्रबल ताकतवर या मजबूत बल होते हैं। और ये सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर या दुर्बल बल होता है प्यारे बच्चों, ये कैसा होता है, सबसे कमजोर या दुर्बल बल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो भी पॉइंट है आप लोग किताब में से देख के लिख लेना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मिटाता हूँ, जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है,
देखिए प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे कूलाम के कूलाम के नियम की सीमाएं कह लो, चाहे इसी को कमियां कह लो। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, मतलब कूलाम का नियम कहाँ कहाँ तक काम कर सकता है, कहाँ कहाँ तक काम नहीं कर सकता है। तो कूलाम ने पहले ही साफ साफ बताया था कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए कार्य करता है। किसके लिए प्यारे बच्चों? स्थिर आवेशों के लिए कार्य करता है। दूसरी बात, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, मतलब बड़े आकार के चालकों पे कूलाम का नियम नहीं लगता है, यह सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तीसरी बात, कूलाम का नियम जो है प्यारे बच्चे, से मान लीजिए एक ही बॉडी है, मान लीजिए कोई वस्तु है और इस पे मान लीजिए आवेश पूरे में बटा हुआ है, तो हम सोचें कि इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में लगा दें, तो इन पे नहीं लगेगा। आपको समझ में आ रहा हो कि मान लीजिए r दूरी पर है, तो एक ही चालक के भिन्न भिन्न खंडों पर कूलाम का नियम नहीं लगता। ठीक है प्यारे बच्चों, स्थिर आवेशों के लिए कूलाम का नियम लगता है, गतिमान आवेशों के लिए नहीं। बिंदु आवेशों के लिए लगता है, बड़े आकार के चालकों के लिए नहीं। और एक ही चालक के भिन्न भिन्न खंडों के बीच भी कूलाम का नियम नहीं लगता है। ये कूलाम के नियम की सीमाएं हैं और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है जो छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और बाकी बचा हुआ पार्ट अब मैं वन शॉट की सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा। तो वैद्युत क्षेत्र पूरा एक ही लेक्चर में मैं ख़त्म करूंगा, बहुत जल्दी ही, कल या परसों में इसका लेक्चर में डाल दूंगा। तब तक आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और JMD ऑनलाइन कोचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।